बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड देवभूमि की खबरों में। और शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। उत्तराखंड में सीएम चेहरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इसके बाद उत्तराखंड के सभी दिग्गज नेता रमेश पोखरियाल निशंक के आवास से हिमालय भवन पहुंचे, जहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री को लेकर मंथन किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेता उनके घर से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद कार्यवाहक सीएम धामी ने कहा कि कल शाम विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसके बाद सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई और कल शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है। और इस बैठक के बाद में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन उत्तराखंड की गद्दी को संभालेगा, इसका ऐलान कर दिया जाएगा और साफ हो जाएंगी स्थितियां। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, फिर चाहे वो दिल्ली की बात करें या देहरादून की बात करें, दोनों ही जगहों पर एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। और कल शाम को 4 बजे भी एक बैठक का आयोजन है, विधायक दल की बैठक होगी, और जिसमें सीधे तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाई जाएगी और ऐलान हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड की चाबी किसको सौंपी जाती है अगले 5 सालों के लिए। तो हालांकि 10 दिन का समय बीत चुका है, 10 तारीख को नतीजे आए थे और आज 20 तारीख हो चुकी है। अभी तक सस्पेंस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बरकरार है और कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त लंबी फेरिस्त है। लेकिन लंबी फेरिस्त में किसके नाम पर मोहर लगेगी, या हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चेहरा लेके आएगी, नया चेहरा लेके आएगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हुआ। तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। और कल की बात, और कल ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है, उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी चर्चा ज़्यादा रही है? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल दल कल 11 बजे विधायकों को शपथ की बात की जा रही है। क्योंकि एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा तय। मीटिंग में सबसे चर्चा होगी प्रचंड बहुमत की। तो पुष्कर सिंह धामी का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है, मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। धामी के चेहरे पर ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद में वो अपनी ही सीट से हार गए और मंच पर भी कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय नेता पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपा चुके हैं। इसके अलावा धन सिंह रावत का नाम भी इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आगे चल रहा है और श्रीनगर गढ़वाल से विधायक हैं धन सिंह रावत, और हो सकता है कि इनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन मंत्री भी धन सिंह रावत रह चुके हैं, तो जो लंबी फेरिस्त है उसमें धन सिंह रावत का भी नाम शामिल है। एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं और राजनीति विज्ञान में पीएचडी उन्होंने की हुई है। बीजेपी प्रदेश इकाई में उपाध्यक्ष पद भी संभाल चुके हैं वो। इससे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन में भी काफी सक्रिय धन सिंह रावत रहे थे उस दौरान। इसके अलावा बात करें सतपाल महाराज की, तो उनका नाम भी सबसे ज्यादा इस वक्त चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में। चौबटाखाल से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं सतपाल महाराज और धामी कैबिनेट में मंत्री भी थे सतपाल महाराज, और हो सकता है कि इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। 2 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं सतपाल महाराज। इससे पहले ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए महाराज को पूरा श्रेय जाता है। और इसके अलावा बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक, इनका भी नाम काफी ज्यादा चल रहा है। उत्तराखंड में भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और हो सकता है कि इस बार एक बार फिर से उनको उम्मीद है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के समय से ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट से वो फ्री हुए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। मदन कौशिक
उत्तराखंड बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और कौशिक ने लगातार अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दी है एक के बाद एक, और इसीलिए उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी चुनाव जीती है। कई बार कैबिनेट मंत्री भी मदन कौशिक रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा अजय भट्ट मोदी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं फिलहाल अजय भट्ट, और उनका नाम भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इस लिस्ट में चल रहा है। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद हैं अजय भट्ट, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अजय भट्ट बचपन से ही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो काफी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे। राज्य निर्माण आंदोलन में भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी अजय भट्ट रह चुके हैं, तो जो सूची है उसमें अजय भट्ट का नाम भी इस वक्त चल रहा है। वहीं उत्तराखंड में कल होने वाली बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक के लिए विधायकों का देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब पार्टी दफ्तर में विधायक पहुंचकर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, और अभी तक सीएम के नाम का कोई भी खुलासा न होने से विधायक और पार्टी कार्यकर्ता भी दिल्ली की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। वहीं विधायकों का कहना है कि आलाकमान का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। निश्चित तौर पर जितने विधायकगण हमारे जीत का सब पे उत्साह है, सब में ये उत्साह है कि वो अपनी विधानसभा किस तरीके से काम कर सकते हैं। और एक बार पुनः मैं उत्तराखंडी जनता का, देवप्रयाग जनता का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार में आने का मौका दिया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार यहाँ पर रिपीट हुई है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को जरूर मिलेगा, और एक विकास की जो गति है वो तीव्र गति से और आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा देश का नेतृत्व, जिस तरीके से उत्तराखंड नेतृत्व काम कर रहा है, तो मुझे लगता है उत्तराखंड विकास का बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। निश्चित जैसे ही हाईकमान से कुछ बात आएगी निश्चित हमें फ़ोन आएंगे। अभी ऐसी सूचना है कि कल 11 बजे शपथ हो सकते हैं, लेकिन अभी विधिवत औपचारिक रूप से हमें सूचना नहीं आई। फ़ोन आएंगे कि कल आपकी 11 बजे शपथ होनी, शपथ में जाएंगे जैसे ही हाईकमान से कुछ बात आएगी। वहीं दिल्ली में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी कल उत्तराखंड जाएंगे, और प्रभारी दुष्यंत गौतम भी आज शाम उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। कल शाम 4 बजे विधानमंडल दल की ये बैठक होगी, और इस बैठक में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा। और न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। सरकार गठन पर न्यूज वन इंडिया ने पहले से ही ये खबर दिखाई थी। कल सुबह 10 बजे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की शपथ संभव बताई जा रही है। सरकार में मंत्री रहे बलजीत भगत प्रोटेम स्पीकर बनाए जा सकते हैं। कल सुबह 11 बजे सदन में विधायकों की शपथ हो सकती है, और आज थोड़ी देर में अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी, और अब न्यूज वन इंडिया की इस खबर पर ही मोहर लगती हुई भी नजर आ रही है। और वहीं उत्तराखंड में कल से सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और कल सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर राजभवन में शपथ लेंगे, और उसके बाद विधायकों की शपथ का सिलसिला शुरू होगा। और विधानसभा में भी इसी बीच तैयारियां नजर आ रही हैं, तो वहीं साफ सफाई से लेकर कई बदलाव भी नजर आ रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने विधानसभा का जायजा लिया, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में नई सरकार की तैयारियां कल से शुरू होने जा रही हैं। कल सुबह 10 बजे जहां प्रोटेम स्पीकर राजभवन में शपथ लेंगे, तो 11 बजे से इसी विधान मंडप में जो विधानसभा में मौजूद है, यहां विधायकों की शपथ होगी। सभी विधायकों को सूचना जिलाधिकारियों के माध्यम से देने का काम शुरू हो चुका है, और राजभवन से थोड़ी देर में सूचना जारी हो जाएगी, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी अभी अपने पास कल होने वाली शपथ की कोई आधिकारिक जानकारी न होने की बात कह रहे हैं। कल शाम को 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक पार्टी ऑफिस में होगी, और वहां ये तय हो जाएगा कि आखिर राज्य सरकार में नया मुख्यमंत्री भाजपा का कौन होगा। धामी रिपीट या मुख्यमंत्री पद पर कोई नया नाम आएगा, ये कल स्पष्ट हो जाएगा।
यानी कल दिन सोमवार से नई सरकार के गठन से लेकर शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जो कि 24 मार्च तक पूरी भी कर ली जाएंगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वहीं उत्तराखंड सरकार के गठन की कल से प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामित प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बंशीधर भगत ने कहा कि सोमवार को सुबह 10 बजे राजभवन में वो शपथ लेंगे और इसके बाद में विधायकों की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही शाम 4 बजे के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे। संभावनाएं ये हैं कि कल 10 बजे माननीय महामहिम राज्यपाल जी के निवास पर, ऑफिस पर हमारी शपथ होगी और उसके बाद 11 बजे से माननीय विधायकों की शपथ विधानसभा में होगी। तो ये एक कार्यक्रम है जो रूटीन का काम है, वो कल होगा और उसके बाद शाम को 5 बजे से विधानमंडल दल की बैठक होगी। संभावनाएं ये। वहीं मसूरी में आप प्रवक्ता नवीन पिरसाले ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसी तरीके से उत्तराखंड में आ तो गई है, लेकिन बीजेपी में एक दूसरे के साथ हुआ भीतरघात भी देखा जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पार्टी के बीच घमासान को कैसे रोके समझ में नहीं आ रहा है और इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वही बनेगा जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ होगा, लेकिन फिर भी बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। आपने देखा कि हमने सारे दलों का सोपड़ा साफ कर दिया और हम जिस प्रकार से सफाई करते हुए आ रहे हैं, अगली बार हम उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड में पहला चुनाव था लगभग 1 साल पूर्व में ही हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी क्रांतिकारी साथी अपने केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से चुनावी तैयारियों में जुट गए थे और आम आदमी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ उन मुद्दों को जनता के बीच में रखा जिनके लिए हमने इस राज्य की मांग की थी। लेकिन मुझे लगता है कि परिणाम अपेक्षित नहीं आया। जनता का जनादेश है, उसका सम्मान करते हैं, उसको शिरोधार्य करते हैं और उससे सीख भी लेते हैं। शायद जनता ने हमें फिर 5 साल संघर्ष के लिए मौका दिया है और इस बार हम संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड नवनिर्माण का जो हमारा मिशन है, उस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं और सभी वादे जो किए हैं उनके लिए लगातार आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी और हम फिर से उठ खड़े हुए हैं और बहुत जल्दी ही आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर पहले की तरह चल रही है। इसमें कोई नहीं, पहला चुनाव था, परिणाम फिर भी बहुत अच्छा रहा। जनता ने जो सम्मान दिया उसके लिए हम जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। खबरों की आगे बात करते हैं। उद्यान विभाग पौड़ी की ओर से जनपद के किसानों की आय में वृद्धि को लेकर सराहनीय पहल की गई है। साथ ही पलायन पर रोक लगाने के लिए एप्पल मिशन के तहत सेब की खेती से लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर डी.के. तिवारी ने बताया कि एप्पल मिशन के तहत जनपद के 9 किसानों को 4,650 पौधे दिए गए हैं और सेब की खेती से जहां पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है, तो वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। जो खुराक ऊपर जाना चाहिए टहनियों में, वो नहीं जा पाएगी और पौधे का सही तरह से विकास नहीं हो पाएगा। नई तकनीकी, नया तरीका, नए प्रकार के रूट स्टॉक को हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंतर्गत एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत भी 9 किसानों को चयनित किया गया है, जिनके टोटल 1.86 हेक्टेयर ज़मीन पर 4650 पौधे रोपित किए गए हैं। इस सेब की विशेषता ये है कि इसकी रूट बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से पौधों को भोजन अच्छी तरह मिलता है और इनके जो फल आते हैं उनकी गुणवत्ता, उनका रंग बहुत बेहतर होने की वजह से बाज़ार में अच्छा रेट प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये जल्दी फल देते हैं और 2 साल में लगभग फलत में आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसान को शीघ्र आमदनी प्राप्त होने की वजह से इस योजना से पलायन को रोकने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होने वाली है। एक नई वहीं कालाढूंगी में किसान क्लब के सदस्यों को जैविक खेती की जानकारी दी गई। काश्तकार विकास समिति कोटाबाग की अध्यक्ष माया नेगी के नेतृत्व में जानकारी दी गई। इस शैक्षिक भ्रमण में करीब 25 किसानों ने हिस्सा लिया, तो वहीं केरल के कृषि विभाग के मार्गदर्शन में किसानों को कई क्षेत्रों का भ्रमण भी कराया गया। इस दौरान किसानों को हर्बल वृक्ष आयुर्वेदा पद्धति से खेती करना, हर्बल गुलाल जल बनाना, गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक तैयार करने जैसी जानकारी दी गई। किसानों का कहना है कि काश्तकार विकास समिति कोटाबाग के सहयोग से केरल के इस मॉडल को अवश्य अपनाया जाएगा।
विकास समिति के सहयोग से और कैट परियोजना के नाबार्ड के कैट परियोजना के तहत किसान क्लब के सदस्यों को 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में इनका विजिट कराया गया शैक्षिक भ्रमण, जिसके तहत हमारी वर्तमान में जो लोग केमिकल यूज कर रहे हैं खेती में, जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और मिट्टी के लिए भी बहुत हानिकारक है, तो लोगों का एक विश्वास नहीं बन पा रहा है कि बिना रासायनिक प्रयोग करे भी हम एक अच्छी खेती कर सकते हैं। तो इनके इस मिथक को तोड़ने के लिए ही हमने ये प्रयास किया, हमारी संस्था ने ये प्रयास किया कि किसानों को ऐसी जगह पर उन्हें दिखाया जाए कि वह थोड़ा उनकी समझ बन सके कि बिना रासायनिक के भी हम जैविक खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कृषि या हमारी जो भी सब्जियां हैं या फलों का है, हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये सब समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमने केरल कन्नूर का विजिट किया और कन्नूर में हमने जो देखा, काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर वहाँ पर हैं। वहीं ऋषिकेश में घूमने आए पर्यटक लक्ष्मण झूला और राम झूला क्षेत्र की पवित्रता और गरिमा को तार तार कर रहे हैं। पर्यटक खुलेआम गंगा तट पर शराब का सेवन कर रहे हैं, जिससे तीर्थ क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले दोनों ही स्थलों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का और लड़की गंगा घाट के किनारे खुलेआम शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। अरे ये दूसरा पैक है हमारा, चाहे दूसरा चाहे तीसरा चाहे सर, ये मामला जो है, मैं यहाँ लक्ष्मण झूला जो ये नाव घाट है, यहाँ पे मैं डेली गंगा जी में सुबह यहाँ पे हम लोग आते हैं और अपना 5 या 5:15 बजे का टाइम रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि मैं आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं गंगा जल लेता हूँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ देखता हूँ कि 2 लोग यहाँ पे, 2 पर्यटक, एक लड़का की लड़की, वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं, उनके पास 2 गिलास में दारू रहती है। फिर वो मेरे से पूछते हैं, फिर मैं उनको सीधा, अब गुस्सा जाहिर सा बात है, गंगा जी किनारे अगर कोई ड्रिंक करेगा या कोई आपत्तिजनक कोई ऐसी कुछ बातें करेगा, चीज़ें करेगा, तो सबको गुस्सा आएगा। और मेरा एक स्थानीय निवासी होने के कारण मैंने उनको विरोध किया और उनको रोका कि भैया यहाँ पे ड्रिंक करना अलाउड नहीं है, आप अपने रूम में जाके करें, जो करना है आप अपने रूम में करें। इस घाटों को गोवा जैसी स्थिति में ना लाए कि जैसे गोवा में चलता है, यहाँ नहीं होना चाहिए सर ये मामला। वहीं गदरपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला इस वक्त सामने आया, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहीं एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। अपने पिता के विरुद्ध जो है बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसकी हमने पहले प्रथम दृष्टया जांच की तो उसके आरोपों में सत्यता पाई गई। उसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई 376, 506 आईपीसी और पॉस्को एक्ट में, और उसको देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है। जो अपराधी है उसका नाम सचिन धीर पुत्र राजकुमार, और ये खेमपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इसके विरुद्ध अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी के नए बस अड्डे स्थित 8 दुकानों में देर रात हुई चोरी का मामला इस वक्त सामने आया और चोरों ने एक के बाद एक 8 दुकानों के ताले तोड़े और दुकान में रखी नकदी और कई महंगे सामान पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि रात करीब 2 बजे कुछ चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, साथ ही 60,000 की नकदी समेत 40,000 का सामान लेकर फरार हो गए। मैं यहाँ से रात 8 बजे घर गया था और कम से कम उस वक्त तो कोई ऐसी गतिविधि दिख नहीं रही थी, पर यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2 बजे रात को ताले टूटने की आवाज़ आ रही थी, पर कोई डर के हमारे बाहर नहीं आया। कम से कम मेरा नुकसान कैश में 60-70 हज़ार रुपये होगा और 30-35 हज़ार रुपये सामान का नुकसान होगा। में सुबह सूचना प्राप्त हुई है आज ही कि कुछ जो वहाँ पे नए बस अड्डे के पास में लोगों ने खोखे बना रखे हैं और वहाँ पे दुकान चलाते हैं, तो उसमें किसी व्यक्ति ने जो है उनके जो है चोरी की है दुकान से। तो इस संबंध में हमारी जांच की जा रही है, कोई बात सामने आती तो कार्रवाई की जाएगी।
और न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।